प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती में उद्घाटन स्थल पर ही मौजूद रहेंगे। पीएमओ ने ये जानकारी देते हुए अपने बयान में कहा कि खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करेगी। इससे उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में लेने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं। पार्टी की तरफ से उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि पीएम मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 दिनों तक आगामी विधानसभा लोकसभा चुनावों को लेकर महामंथन हुआ। पार्टी ने इस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने खास तौर पर युवाओं पर फोकस करने और सबको साथ जोड़ने का भी आह्वान किया। पीएम मोदी गुरुवार को कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और इन दोनों राज्यों में करीब 49,600 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री कर्नाटक में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं से जुड़ी 10,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें मुंबई में 7 सीवेज संशोधन यंत्र, सड़क कंक्रीट परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्वास शामिल हैं। पंजाब के होशियारपुर में मंगलवार को राहुल गांधी से वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर राहुल गांधी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी ने आरएसएस की विचारधारा को अपनाया है। मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकता। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकते, फिर चाहे उनका गला काट दिया जाए। वरुण ने उसी विचारधारा को अपनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने वरुण गांधी को फिरोज कहकर भी संबोधित किया और कहा कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी, इसलिए उनकी और मेरी विचारधारा काफी अलग है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर भड़के। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल को बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये एलजी कौन है, कहां से आए हैं। एलजी आकर हमारे सिर पर बैठ गए। जब केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तो दिल्ली का उपराज्यपाल काम रोकने वाला नहीं होगा। बता दें कि दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकारी टीचर्स को ट्रेनिंग पर फिनलैंड भेजने का फैसला किया था, जिसे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोक दिया था। जोशीमठ भू दसाव को लेकर पहली बार भूविज्ञान एनटीपीसी के एडिशनल जीएम भुवनेश कुमार और एनटीपीसी तपोवन के चीफ जीएम आरपी अहिरवार का बयान सामने आया है। भूविज्ञान एनटीपीसी के एडिशनल जीएम भुवनेश कुमार ने कहा कि जमीन का धंसना यहाँ पुराना मुद्दा है और एनटीपीसी की सुरंग का इससे कोई संबंध नहीं है। 12 किलोमीटर लंबी सुरंग को बोरिंग मशीन से खोदा गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सुरंग में कोई विस्फोट नहीं किया जा रहा है और न ही इसमें पानी भरा गया है। अगर धसाव इसके कारण हुआ होता तो सबसे पहले सुरंग प्रभावित होती। बता दें कि जोशीमठ भू दसाव के पीछे स्थानीय लोग एनटीपीसी की सुरंग को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। जोशीमठ में जमीन धंसने के खतरे को देखते हुए प्राचीन नरसिंह मंदिर के खजाने को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। आज ये खजाना मंदिर परिसर से निकलकर पीपल कोटी गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि मंदिर के खजाने में 30 से 35 क्विंटल चांदी और 40 से 45 किलो सोने का अनुमान है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि जीएसआई की रिपोर्ट में फिलहाल नरसिंह मंदिर को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्होंने खजाने को शिफ्ट करने का फैसला लिया है। बहरीन के मुशायरे के बाद रविवार को दिल्ली से बरेली लौटते वक्त मशहूर शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी की कार हापुड़ में डंपर से टकरा गई। इस दुर्घटना में प्रोफेसर वसीम बरेलवी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें दिल्ली के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कर लिया गया। उनके साथ एक और शायर अकील नोमानी भी थे। उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। बता दें कि फिलहाल वसीम बरेलवाली करोल बाग के बीएल कपूर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके हाथ का ऑपरेशन किया गया है। पहाड़ों में लगातार जारी बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में मंगलवार की सुबह पारा 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। कमोबेश यही हालात पंजाब के भी हैं। ठंड और शीतलहर का असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। शीतलहर के चलते राजधानी में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। 19 से 20 जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। कार्यकाल बढ़ने के बाद जेपी नड्डा चुनावी किला मजबूत करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं।
नड्डा आज देर रात 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचेंगे और बंगाल में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। गुरुवार से नड्डा के बंगाल में महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू होंगे। वो इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को 25 सीटों का टारगेट मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 20 जनवरी तक मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। मालदीव और अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद सोहेल से मिलेंगे। द्विपक्षीय सहयोग पर मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद से बातचीत करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने वाले द्विपक्षीय विकास सहयोग से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वो दोनों मुल्कों के बीच कई प्रमुख भारत समर्थित प्रोजेक्ट से संबंधित करारों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर आज शाम कोलकाता जा रहे हैं। 19 से 23 जनवरी तक भागवत बंगाल के दौरे पर रहेंगे। 5 दिवसीय इस दौरे के दौरान भागवत 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। 20, 21 और 23 जनवरी को संगठन की बैठक होगी, जिसमें आरएसएस की नीतियों और विस्तार को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि इस साल संघ प्रमुख का यह पहला दौरा होगा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति आज खम्मम शहर में एक विशाल जनसभा आयोजित कर रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा शामिल होंगे। इस जनसभा को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा अपना नाम बदलकर बीआरएस करने के बाद उसकी पहली जनसभा है और साथ ही इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के बड़े नेता एक साथ नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मेघालय का दौरा करेंगी। इस दौरान वो उत्तरी गोरा हिल्स जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। गौरतलब है कि मेघालय में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी पूर्वोत्तर भारत में अपनी साख को मजबूत करने के लिए मेघालय में पूरे जोर शोर से ध्यान दे रही हैं। बता दें कि ममता बनर्जी ने पिछले ही महीने मेघालय का दौरा किया था। तृणमूल कांग्रेस का मकसद पूर्वोत्तर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाना है। दुनिया की बड़ी दिग्गज टेक कंपनी गूगल की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। गूगल पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। पिछले साल अक्टूबर 2022 में सीसीआई ने गूगल पर प्रतिस्पर्धा को चोट पहुंचाने के आरोप का दोषी बताते हुए उस पर करीब 2200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका पर अंतरिम राहत देने से सुनवाई से साफ इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से पहले गूगल एनसीएलएटी में भी अपील कर चुका है, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिल पाई। नोएडा के गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर एक 16 साल के नाबालिग लड़के ने मेट्रो के सामने कूदकर मौत को गले लगा लिया। मृतक का नाम लक्ष्य बताया जा रहा है। ये युवक नोएडा के सेक्टर 36 में रहता था। इस लड़के को घायल हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन इसी दरमियान उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने नाबालिग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रांची में देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएम के एक 23 साल के छात्र का शव उसके हॉस्टल में फंदे से झूलता हुआ मिला। इस घटना से पूरे कैंपस में सनसनी है। शिवम पांडे नाम का ये छात्र बनारस का रहने वाला था। जिस वक्त छात्र को फंदे से झूलता हुआ पाया गया, उस वक्त छात्र के दोनों हाथ बंधे हुए थे। इससे कहीं न कहीं ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि कहीं शिवम की हत्या तो नहीं हुई है। फिलहाल इस मामले पर कॉलेज प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। वहीं मामले की जांच कर रहे डिप्टी एसपी प्रवीण कुमार ने बताया कि शिवम रविवार से ही तनाव में था, लिहाजा ये मामला हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रहा है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीएसएफ जवान पर बांग्लादेशी तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया। जवान नादिया जिले के बॉर्डर एरिया में कृष्णानगर सेक्टर में चौकी पर तैनात था। बताया जा रहा है कि जवान ने 4 तस्करों को गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश से भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर रोका था। ड्यूटी पर तैनात जवान ने उनको चुनौती दी और उनका डटकर सामना किया, लेकिन तस्करों ने जवान पर बुरी तरह से धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में जवान के हाथ और सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद जवान के हथियार छीनकर तस्कर बांग्लादेश की तरफ भाग गए।
आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर प्रमोद कुमार के पास से भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद किया है। छापेमारी के दौरान अधिकारी के घर से 1.57 करोड़ रुपए कैश और 17 किलो ज्वेलरी बरामद की है। इन ज्वेलरी की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही छापेमारी में प्रमोद कुमार के पास से कई प्रॉपर्टी प्लॉट के कागजात भी बरामद हुए हैं। फिलहाल प्रमोद कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बता दें, प्रमोद कुमार जैना ईस्ट कोस्ट रेलवे के चीफ ऑपरेशन मैनेजर थे। उत्तराखंड पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल कर पहली बार शराब के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने ड्रोन की मदद से जंगलों में चल रही शराब की अवैध भट्टियों का पता लगाया, जहां से 10,000 लीटर कच्ची देसी शराब को बरामद किया है। शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के अड्डों को तबाह कर दिया गया है। साथ ही मौके से बड़ी तादाद में शराब बनाने के उपकरण भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही तबाह कर दिया है। इस सिलसिले में 2 शराब तस्करों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अजमेर में 811वें उर्स का आगाज हो रहा है। आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स का झंडा बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाएगा। उर्स का झंडा पारंपरिक रूप से भीलवाड़ा के गौरी परिवार के सदस्यों की ओर से चढ़ाया जाएगा। इसी के साथ उर्स की अनौपचारिक शुरुआत हो जाएगी। उर्स की विधिवत शुरुआत रजब का चांद दिखाई देने पर 22 और 23 जनवरी की रात में होगा। बता दें, 15 दिनों तक चलने वाले उर्स में देश विदेश के लाखों पर्यटक जियारत के लिए अजमेर पहुंचते हैं। दरगाह में 2 ऐतिहासिक देग भी मौजूद हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। इस सीरीज के दौरान क्रिकेट के मैदान पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। सीरीज का पहला मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। कीवी टीम यहां पर पहली बार एक दिवसीय मैच खेलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज में जीत दर्ज की है। कीवी टीम पाकिस्तान को हराने के बाद भारत दौरे पर पहुंची है, तो वही टीम इंडिया ने एक दिवसीय सीरीज में श्रीलंका को मात दी है। बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम 16 जनवरी को हैदराबाद पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से जुड़े 150 आतंकी संगठनों और आतंकियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जिन आतंकी संगठनों और आतंकियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, उनके सीधे तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। इनमें पाकिस्तान के आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख और मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, लश्कर का टॉप कमांडर और 26/11 मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता ज़की-उर-रहमान लखवी, जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल है। इन आतंकियों के ब्लैकलिस्ट होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। सोमालिया में जिहादी समूह अल शबाब के एक हमले में सेना के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई है। मारे गए अधिकारी की पहचान कर्नल अबशी शताके के रूप में हुई है। इस हमले में कई और सैनिक मारे गए हैं। बता दें कि सेना ने बीते साल अक्टूबर महीने में इस सैन्य ठिकाने पर अधिकार किया था। हाल में सोमालिया की सेना ने अल शबाब की कई मोर्चों पर मात दी है। सोमालिया की सेना को अमेरिका और तुर्की की हवाई सेना का भी सहयोग मिल रहा है।